Hey everyone, a very good afternoon to all of you and welcome back to this new lecture जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं अगस्त मंथ के, है ना। तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आवर न्यू वीडियोस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अबाउट गति शक्ति स्कीम, है ना। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था टेलीग्राम पे, पता नहीं कितने लोगों ने आंसर किया है नहीं किया है, बट प्लीज़ पार्टिसिपेट किया करो टेलीग्राम वाले ग्रुप में, जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी, है ना। पता चलता रहेगा आपको कितना कहाँ कितने पानी में हो, है ना। तो चलिए अभी गति शक्ति स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो क्या है गति शक्ति स्कीम, है ना। नाम से आपको लग रहा होगा यार कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होगा, है ना, गति है, बट ऐसा कुछ नहीं है। गति शक्ति स्कीम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये है क्या, ये बेसिकली जैसे अब पिछले पिछले साल बजट में एक आया था ना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन, जिसमें अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था 111 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज़ में, जैसे एनर्जी हो गया, है ना, रोड्स हो गए, है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो बस उसी का ही आप समझ लो दूसरा वर्जन है ये गति शक्ति स्कीम, है ना। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम बेसिकली एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान क्रिएट करेंगे ताकि एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकें, है ना। इस स्कीम में 100 लाख करोड़ के ऊपर खर्चा होगा, जिससे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी यूथ के लिए, है ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, नई कंपनीज इस्टेब्लिश होंगी, उनको हेल्प होगी, मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प होगी, वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, है ना। तो ये सबसे नया एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, है ना। अ सिमिलर प्लान, ये मैंने आपको बताया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसा था, उसी टाइप का ही प्लान है ये भी, है ना। इससे इस प्लान का मकसद ये है कि इट विल हेल्प रेज द ग्लोबल प्रोफाइल ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड हेल्प देम कम्पीट विद देयर काउंटर पार्ट्स वर्ल्ड वाइड, है ना। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे ऑटोमोबाइल की यहाँ पे है इंडस्ट्रीज़, मारुति सुजुकी है ना, बाकी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील में टाटा स्टील है। तो इस टाइप से जो बाहर की कंपनीज़ हैं उनके साथ हम कम्पीट कर पाएंगे और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ पाएगा, तो इकॉनमी, नेशनल इकॉनमी को बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो इट इज़ ये किस में है, ये सब गति शक्ति स्कीम में है। तो आपको याद रखना है इट इज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, बस इतना याद रखो, इट इज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और नियो बैंक्स की बात करते हैं। तो नियो बैंक्स कहाँ से वर्ड आया है, नियो मतलब आप समझ लो न्यू बैंक्स टाइप, है ना, न्यू बैंक्स। तो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, जो जैसे ट्रेडिशनल बैंक्स हमारे इंडिया में चलते हैं, कैसा होता है, उनका फिजिकल ब्रांच होता है, वहाँ पे आप जाते हो, अकाउंट खुलवाते हो, है ना। और फिर मतलब बेसिकली फिजिकल ब्रांच होता है, वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल बैंक। बट ये जो नए बैंक्स आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड नियो बैंक्स। अब ये नियो बैंक्स में क्या है, दीज आर बेसिकली फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, फिनटेक जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से डील करते हैं, जैसे आपका पेटीएम हो गया, है ना, पेटीएम हो गया, रेजर पे हो गया, रेजर पे इज़ अ पेमेंट गेटवे, है ना, इंस्टामोजो हो गया, इंस्टामोजो इज़ ऑल्सो अ पेमेंट गेटवे, है ना। तो ये लोग सब क्या कर रहे हैं, ये लोग सब ट्रांजेक्शन्स और बैंकिंग सर्विसेज से डील कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव एनी फिजिकल ब्रांच, है ना। जैसे पेटीएम, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, जैसे मान लो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, या पेटीएम का खुद का भी पेमेंट बैंक है ना, पेटीएम पेमेंट बैंक करके है। तो ये लोग सब क्या, इसकी कोई फिजिकल ब्रांच थोड़ी है, पेटीएम की कोई फिजिकल बैंक थोड़ी है, वो तो बस आपको डिजिटली अपने ऐप के थ्रू और प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करते हैं ना बैंकिंग सर्विसेज। तो उनको हम बोल रहे हैं नियो बैंक्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड नियो बैंक्स, दे ओनली हैव डिजिटल प्रेजेंस एंड नो फिजिकल ब्रांचेस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दे हैव ओनली डिजिटल प्रेजेंस एंड नो फिजिकल ब्रांचेस। दे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज सच एज सेविंग्स अकाउंट्स, इंस्टेंट लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स। अब देखो क्रेडिट कार्ड्स में भी डिपेंड करता है, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, ये क्रेडिट कार्ड नहीं देता आपको, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पेटीएम मतलब ये तो पेमेंट्स बैंक होगा, पेमेंट्स बैंक डोंट ऑफर यू अ क्रेडिट फैसिलिटी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट जो बाकी फिनटेक प्लेटफॉर्म्स है ना, जो बैंकिंग सर्विसेज से डील करते हैं, दे कैन ऑल्सो ऑफर यू क्रेडिट फैसिलिटीज एज वेल। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट बना सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट्स बना सकते हो, है ना। तो ये सब फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये कैसे करते हैं, ये टाई अप करते हैं जो आरबीआई लाइसेंस बैंक्स हैं उनके साथ, है ना। तो खुद का इनका नहीं है, बट आरबीआई के साथ जो आरबीआई के लाइसेंस बैंक्स हैं उनके साथ मिलकर ये लोग करते हैं। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, उनके साथ मिलकर इन्होंने प्लेटफॉर्म, बेसिकली ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि ब्रिज कर पाएँ वो गैप बैंकिंग का। बैंकिंग बहुत जगह बहुत एरियाज़ में नहीं पहुंच पा रही है, बट डिजिटल इंक्लूजन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना। अभी डिजिटल वेव आया हुआ है, तो डिजिटल इंक्लूजन ज़्यादा हो रहा है, तो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए, ताकि हम सबको बेसिकली
जितने भी इकोनॉमी में लोग हैं उनको हम बैंकिंग सर्विसेज में ला पाएँ, है ना। तो अब ऐसी कोई कैटेगरी है क्या नियो बैंक टाइप की आरबीआई के अंदर? नहीं, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, बस ऐसी वर्ड है, नाम बना दिया नए बैंक्स का नियो बैंक्स करके, ठीक है। दे टाई अप विद स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो टाई अप करके ये लोग बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो। अब सिंस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात हुई है ना, तो इसका भी एक कंसेप्ट रिवाइज कर देते हैं। स्टैटिक पार्ट है बट हम रिवाइज कर लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो क्या होगा, इकोनॉमी के भी आपके कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे रिवाइज होते रहेंगे, है ना। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स नाम से क्या पता चल रहा है, छोटा फाइनेंस देंगे, मतलब छोटा क्रेडिट देंगे। अगर आपको 100 करोड़ का क्रेडिट चाहिए तो वो यहाँ से नहीं मिलेगा, है ना। बट आपको अगर 10 लाख का लोन चाहिए तो यहाँ से वो मिल सकता है। या फिर और भी छोटे फाइनेंस, जैसे 50,000 का मान लो किसी को लोन चाहिए, ठीक है, तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से मिल जाएगा। ये क्यों सेटअप हुए थे, ताकि जो छोटे छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो छोटे जहाँ पे ऐसा एरियाज़ है जहाँ पे फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है ना, वहाँ पे उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप हुए थे, है ना। जैसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, है ना, या फिर फार्मर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है लोन, तो उनको प्रोवाइड करने के लिए, या माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, उनको प्रोवाइड करने के लिए क्या आया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आया है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आए थे बेसिकली। अब इनकी हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी कौन बना सकता है, कौन स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है। तो अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, या फिर आपका ऑलरेडी मतलब कोई लोकल एरिया बैंक है, या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, या फिर कोई ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है ना, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, पर ये सारे लोग मिनिमम 10 साल का इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, बैंकिंग और फाइनेंस में, है ना। और मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, 200 करोड़ का। तो अगर आपके पास 200 करोड़ का मिनिमम कैपिटल है और आपके पास 10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंस में, तो आप एलिजिबल हो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए, ठीक है। ये किसने सेलेक्ट किए थे, ये इनिशियली जब उषा थोराट की कमेटी आई थी तो उन्होंने इसको रिकमेंड किया था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, है ना। अब आरबीआई कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं सब पे। इनफैक्ट ये जो 25% वाला ब्रांचेज हैं रूरल अनबैंक्ड रूरल एरियाज़ में, 25% ब्रांच सबको खोलनी रहती है, ठीक है। तो 25% शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के भी लिए भी ये है कि भाई 25% ब्रांच जो है वो आपकी रूरल एरियाज़ में होनी चाहिए, ताकि अनबैंक्ड रूरल एरियाज़ में होनी चाहिए, ताकि उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिल पाए, है ना। उसके बाद टारगेट इनका क्या है, टारगेट भाई कौन से टारगेट कस्टमर्स होते हैं इनके, अनसर्व जिनको लोन नहीं मिल पा रहा है, अनडिजर्व फार्मर्स, जिनको कुछ फार्मर्स बहुत ही छोटे होते हैं, उनको लोन नहीं मिल पाता, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आए थे, है ना। अब सिंस ये बहुत ही एक पर्पसफुली बैंक बना है, मतलब इसका पर्पस ही ये है कि पिछड़े वर्गों को लोन देना, है ना, उन लोगों को हेल्प करना जहाँ पे, उन लोगों को लोन प्रोवाइड करना जहाँ पे लोन पहुँच नहीं पा रहा है। तो इसके ऊपर बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस हैं कि इसको अपना जितना भी क्रेडिट है उसमें से 75% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना रहता है ना। अब ये नया टर्म आ गया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके सर के ऊपर से निकल रहा होगा कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है। तो देखो, कभी भी यूपीएससी के सिलेबस में कोई भी चीज़ बहुत टफ है ही नहीं, बहुत ही सरल चीज़ें हैं और बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसे वर्ड आ जाए ना हैवी सा, तो ऐसे डरा मत करो कि अरे ये क्या आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं कभी। आप तो ऐसे मन बना के जाओगे ये तो सब आता है मेरे को, सब पढ़ा है मैंने, ठीक है। और अगर नहीं आए वहाँ पे तो फिर मैंने आपको ट्रिक बताई है कि नाम को तोड़ दिया करो सीधा सीधा, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं मेरे को नहीं पता पीएसएल क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है। अब नाम में कॉमन सेंस तो होता है ना सबके पास, कॉमन सेंस लगाओ। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, हम बैंक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बैंक लोन देता है किसी सेक्टर में। सेक्टर क्या होता है, कौन कौन से सेक्टर है भाई बताओ मेरे को ज़रा, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं भाई। एग्रीकल्चर एक सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ये सब तो बेसिक है ना, सर्विस सेक्टर एक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक है ना, ये सब तो पढ़ा ही होगा। तो कुछ सेक्टर्स के लिए प्रायोरिटी लेंडिंग करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी लेंडिंग मतलब उसको आप प्रायोरिटी में रखोगे, है ना, कि भाई इतना तो लोन इन सेक्टर्स को जाना चाहिए, है ना, इतना परसेंट ऑफ लोन, मतलब जो ये 75% ऑफ द लोन है वो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को जाना चाहिए। वही सेक्टर्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स में, ठीक है। कुछ प्रायोरिटी पे सेक्टर्स हमने रखे हैं जिनको लोन आरबीआई बोलता है कि आप अपना 75% ऑफ द लोन इन सेक्टर्स को दोगे। उन सेक्टर्स में कौन कौन आते हैं, तो जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर आ गया, है ना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आ गए, है ना, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आ गए, है ना, या फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस आ गई, है ना, बैकवर्ड क्लासेस आ गई। तो इनको लोन प्रोवाइड करने के लिए, है ना, इसमें आरबीआई ने मैंडेट किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि आप 75% ऑफ द लोन इन सारे सेक्टर्स में दोगे, ठीक है। अब इसमें कुछ डिटेलिंग है, जैसे एग्रीकल्चर में 10% है,
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 8% है ना, वुमेन को 10%, वुमेन एंटरप्रेन्योर, सोशली एंड बैकवर्ड क्लास, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस 8%, इस टाइप से डिफाइंड है। और ये टोटल कितना होना चाहिए, देखो इसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% है, बट बाकी बैंक्स के लिए, ठीक है, बाकी बैंक्स के लिए ध्यान रखना, नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके लिए आरबीआई ने मैंडेट कितना किया है, 40%, ठीक है। तो जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनका 40% ऑफ द नेट क्रेडिट किस में जाना चाहिए, इन सारे सेक्टर्स में प्रायोरिटी बेसिस पे जाना चाहिए, ठीक है। ये उनको इंश्योर करना है कि 40% क्रेडिट जो है वो यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और क्या है दूसरा और ऑप्शन देखते, और मतलब आगे बढ़ता है कि इनका जो 50% लोन का पोर्टफोलियो है वो 25 लाख तक का लोन कंस्टिट्यूट करना चाहिए, ठीक है। स्मॉल इनके ऊपर CRR और SLR का भी रेस्ट्रिक्शन है, जो भी CRR वही है, सेम है जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए। कितना भी चल रहा है CRR 4% है ना, 4% चल रहा है, और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कितना चल रहा है, 18% चल रहा है ना। अब CRR क्या होता है ये बताया हुआ है इकोनॉमिक्स के लेक्चर में है ना, तो वहाँ जाके देख लेना, नहीं तो बता देता हूँ कि भाई बैंक को जितना पैसा मिलता है उसमें से कुछ पार्ट मैंडेटरी जो है बैंक रिजर्व में रखता है ना, जो आरबीआई के पास जाता है कैश रिजर्व के बेसिस पे। मतलब मैंने अगर 100 रुपये दिया तो उसका 4% दैट इज 4 रुपये जो है वो आरबीआई के पास चला जाएगा CRR में, है ना। तो ये पूरा कैश में रहता है। जबकि जो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें कि भाई जितना आपने लोन दिया उसका 18% आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में इन्वेस्ट करना रहता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, ट्रेजरी बिल्स हो गए, गोल्ड हो गया, है ना। तो ये वाले पार्ट को बोलते हैं SLR। तो 100 अगर मैं 18% बोलूँ तो 100 में से 18 रुपये जो है वो आपका कहाँ जाएगा, वो आपको बैंक को मैंडेटरी इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। दैट इज़ कॉल्ड SLR, ठीक है। तो वो सारे रेस्ट्रिक्शन सेम है, 4% और 18% वो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की, ठीक है। तो क्या होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ कोऑपरेशन। आप किसी से कोऑपरेट करते हो, मतलब क्या होता है कोऑपरेशन, कोई एक बंदा थोड़ी करता है। कोऑपरेशन मतलब लोग एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, वो आपस में कोऑपरेट करेंगे, है ना। तो कोऑपरेशन क्या होता है, जब खूब सारे लोग मिलकर आपस में कोऑपरेट करते हैं, मतलब साथ में एक दूसरे के साथ भाईचारा करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेशन। अब बैंक्स के संदर्भ में क्या मतलब होगा इसका, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होंगे कि भाई बहुत सारे लोग मिल के आए, एक साथ आए और वो बोलें कि भाई हम एक बैंक इस्टेब्लिश कर रहे हैं, है ना। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडिविजुअली कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना। और फिर जब एक बैंक बनाएंगे और फिर जब किसी मेंबर को मान लो लोन की ज़रूरत होगी तो वो इस फंड से ले सकता है ना। इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो नाम से ही हमने पता कर लिया कि कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, कि भाई कोऑपरेट करके मेंबर्स जब आते हैं साथ में, है ना, और वो एक बैंक बना देते हैं, ठीक है, जिसमें वो सारे अपना फंड्स जो है वो डालते हैं और फिर किसी मेंबर को मान लो अगर ज़रूरत है तो इसी बैंक से इसको लेंड करते हैं, है ना। और उसके ऊपर ये इंटरेस्ट देता होगा, फिर इनको इनकम आता होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो दैट इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो ये कहाँ से आया था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज से कंसेप्ट आया था कि हम लोन एक्सटेंड करेंगे एक दूसरे को एट फेवरेबल टर्म्स, ठीक है, समझ में आ गया। कोऑपरेटिव बैंक्स आर 2 टाइप के होते हैं, अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे, अगर गांव में ऑपरेट कर रहे हैं, रूरल एरिया में कर रहे हैं तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक, और अगर अर्बन एरियाज में कर रहे हैं तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दैट इज UCBs, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किसके अंडर है इनका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी डिफाइंड है, बैंकिंग लॉज एक्ट जो है उसमें भी इनका मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आरबीआई ने 4 टियर स्ट्रक्चर इनके लिए डिफाइन किया है। तो पहले अभी क्या है, अभी इनका कोई स्ट्रक्चर्ड क्लासिफिकेशन नहीं था, बट अब आरबीआई ने क्लासिफाई किया है किसके ऊपर, डिपॉजिट्स के ऊपर। तो जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, तो अब इनको 4 में डिवाइड किया है ना, 1 2 3, 4 कैटेगरीज है, 1 2 3 एंड 4। तो 1 कौन से हैं, 1 जहाँ पे डिपॉजिट 100 करोड़ के आसपास है, ठीक है। 100 करोड़ या 100 करोड़ से नीचे वाले डिपॉजिट्स को कैटेगरी 1 में डाला गया है, ठीक है। 100 से 1000 करोड़ वालों को कैटेगरी 2 में डाला गया है, 1000 से 10,000 करोड़ तक के बैंक्स के पास जिनका डिपॉजिट है उनको कैटेगरी 3 में डाला गया है, और 10,000 करोड़ से ऊपर अगर कोई ऐसा बैंक है जिनके पास कोई ऐसा कोऑपरेटिव बैंक है जहाँ पे डिपॉजिट 10,000 करोड़ से ऊपर है तो उसको टियर 4 में डाला गया, ठीक है, दैट इज कैटेगरी 4। अब इनके लिए मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो 9 से 15% तक वेरी करेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ कॉल्ड कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो। ये क्या होता है, इससे क्या इम्पैक्ट होता है बैंक पे, वील अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी डीपली। तो इसको हम बोलते हैं
इस CRAR के नाम से फेमस है ये, है ना, कैपिटल रिस्क एसेट वेटेड रेशियो, ठीक है, कैपिटल रिस्क एसेट वेटेड रेशियो, ठीक है। तो ये बेसिकली RBI 9% मैंडेट करता है ना, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के लिए। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसका दूसरा नाम है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इसका नाम है, ठीक है। तो लेट्स सी इसका मतलब क्या है, ठीक है। CRAR का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि क्या है ये, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, नाम में देखो क्या है, पहले दोनों ही नाम से पता चल जाएगा कि ये बेसिकली है क्या रेशियो। कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, है ना, कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मतलब कि जो बैंक का कैपिटल है ना, वो कितना रिस्की है, कितना रिस्क एवर्स है, उसका कुछ हमको आइडिया लग रहा है इससे, है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा नाम इसका क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। एडिक्वेसी मतलब क्या होता है, एडिक्वेट होना, एडिक्वेट मतलब है, प्रॉपर है, मतलब जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मेरे पास एडिक्वेट मनी है रहने के लिए, तो मतलब मेरे पास सफिशिएंट मनी है ना, सफिशिएंट मनी है रहने के लिए। वैसे ही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब कैपिटल सफिशिएंट है बैंक के पास, सफिशिएंट है किस लिए, लॉसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। किसको कवर करने के लिए, लॉसेस को कवर करने के लिए। जब बैंक के पास कैपिटल, कितना कैपिटल होना चाहिए, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब कितना कैपिटल सफिशिएंट है बैंक के पास होने के लिए जो लॉसेस को उसके कवर कर ले, ठीक है। अगर कोई लॉस होता है तो बैंक उसको कवर कर ले, उसके लिए बैंक के पास कितना कैपिटल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, उसको हम मेजर करते हैं थ्रू कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। समझ में आ गया, नाम से समझ में आ गया कि क्या बेसिक कंसेप्ट है ये, क्या बात करता है CRAR और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो किससे डील करता है, ठीक है। तो ये जनरली क्या बताता है, ये एडिक्वेसी रेशियो का बताता क्या है, ये जनरली फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। फाइनेंशियल हेल्थ किसकी बताएगा, बैंक की, ठीक है। अब जैसे आपका एज अ इंडिविजुअल मैं कंसिडर करूँ तो आपकी हेल्थ कब सही होती है, जब आप भाई स्वस्थ रहते हो, है ना, अच्छे से खाते हो, अच्छे से पीते हो, एनर्जी हाई होती है। वैसे ही बैंक की हेल्थ कब अच्छी होगी, जब उसके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, है ना, क्योंकि बैंक का मेन काम क्या है, फाइनेंस, मतलब लोन देना, लोन लेना, मतलब क्रेडिट देना और उससे पैसा अर्न करना। जब तक वो सब कुछ सही चल रहा है तब तक बैंक सही चल रहा है, बैंक का हेल्थ सही है। तो इसी फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब बैंक कभी लोन देता है ना, मान लो बैंक ए है, ठीक है। अब इसने मेरे को लोन दिया, लेट्स से मैंने 100 करोड़ का लोन लिया, ठीक है। अब ये लोन इसके पास वापस आ रहा है नहीं आ रहा है ना, इसमें रिस्क है कुछ, है ना। अब ये हो सकता है मैं भाग जाऊँ यहाँ से लंदन भाग जाऊँ बिना इनको पैसे दिए, तो ये 100 करोड़ तो इनका चला गया, है ना। अब जब ये 100 करोड़ चला गया इनका, तो ये लॉस तो कहीं से कवर करेंगे ना इसका, क्योंकि पब्लिक का पैसा जमा हुआ है यहाँ पे, तो पब्लिक को कैसे वापस पैसा मिलेगा। तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कैपिटल इनको रखना पड़ता है, ठीक है। उसी को ही हम, कितना कैपिटल होना चाहिए उसी को ही हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के साथ, ठीक है। अभी मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे होता है, क्या क्या कैलकुलेशन होता है इसका, बट अभी आपको बेसिक चीज समझ में आ गई है, ठीक है। इसके बाद ये पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। द रेशियो मेजर्स अ बैंक्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी by measuring its available capital as a percentage of its risk weighted credit exposure। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, क्या लिखा है रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर, बहुत ही सिंपल है, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्या है, देखो पहले ये पढ़ लेते हैं फिर मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। ये तीसरा क्या पढ़ा है, द पर्पस ऑफ द रेशियो इज टू हेल्प बैंक्स प्रोटेक्ट देयर डिपॉजिटर्स एंड प्रमोट फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ बैंक की अच्छी है नहीं है कैसी है उसको अच्छा करने के लिए, और डिपॉजिटर जो मैंने पैसा डिपॉजिट किया है, जो पब्लिक ने अपना मनी डिपॉजिट किया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। अब इसमें होता क्या है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स में, इसमें हम क्या करते हैं, बैंक का टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल, टोटल कोर कैपिटल जो है और टीयर 2 कैपिटल है उसको कैलकुलेट करते हैं कि बैंक के पास कितना कैपिटल पड़ा है अभी वर्किंग के लिए, ठीक है। उसके बाद रिस्क वेटेड एसेट्स निकालते हैं, उनको डिवाइड करते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो आ जाता है जो कि एक परसेंटेज होता है, लेट्स से X%, ठीक है। अब मेरे को पता है आपके ऊपर से निकल रहा होगा कि ये क्या है टीयर 1 कैपिटल, क्या है टीयर 2 कैपिटल और ये रिस्क वेटेड क्या चीज़ है, बता ही नहीं रहे। तो चलो डिस्कस करते हैं। टीयर 1 कैपिटल क्या है, व्हाट इज, देखो इतना ज़्यादा डीप में जाने का ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का पेपर नहीं दे रहे हैं, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि क्या है। बेसिकली ऊपर कैपिटल होता है, ठीक है, ऊपर कैपिटल होता है, नीचे रिस्क वेटेड एसेट होता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऊपर जो कैपिटल होता है उसमें एक होता है टीयर 1 कैपिटल और एक होता है टीयर 2 कैपिटल, ठीक है। तो टीयर 1 कैपिटल बेसिकली इक्विटी होती है बैंक की, है ना, जो बैंक के पास स्टॉक्स वगैरह पड़े होते हैं, कॉमन स्टॉक्स, जो बैंक खुद से डिस्क्लोज करता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है ना, दैट कम्स अंडर टीयर 1 कैपिटल। और इसके साथ साथ एडिशनल टीयर 1
जो उसका कैपिटल होता है दैट ऑल्सो कम्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये एडिशनल टीयर 1 कैपिटल क्या है, ठीक है। तो अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे तो 2 साल पहले येस बैंक का जब वो हुआ था, येस बैंक का बैंकरप्सी वाला टाइप आ गया था, तो आरबीआई ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया था येस बैंक के ऊपर, ठीक है, कि उस टाइम आरबीआई ने एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स जो थे जो येस बैंक ने इशू किए थे उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया था कि अब ये जो बॉन्ड्स हैं एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, इसका पेमेंट जो है पेमेंट बैंक को करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड से बैंक क्या करता है बेसिकली, इट रेजेज मनी फ्रॉम पीपल जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और उनको परपेचुएटी तक, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक उनको उस पर कुछ कुछ पैसा मिलता रहता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है। बट इसमें बैंक का ये लाइबिलिटी नहीं होता कि वो प्रिंसिपल अमाउंट उनको रीपे करें। समझ में आ रहा है? मान लो मैंने येस बैंक ने लेट्स से येस बैंक ने 100 करोड़ का एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड निकाला, मतलब ये है कि इसको 100 करोड़ का पैसा चाहिए, ठीक है। अब इसको 100 करोड़ का पैसा चाहिए तो इसने बॉन्ड निकाला एक, और इस बॉन्ड में इसने ये बोल दिया कि भाई आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मान लो मैं गया, मैंने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसे 100 लोग आए, 100 लोगों ने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया तो 100 करोड़ इसको मिल गया कैपिटल। अब येस बैंक ने ये बोला कि जो ये एडिशनल टीयर 1 का बॉन्ड है इसमें हम आपको कुछ पर्टिकुलर कूपन मतलब इंटरेस्ट देंगे हर साल, लेट्स से 2% इंटरेस्ट रेट है, तो 1 करोड़ पे 2% इंटरेस्ट रेट मेरे को मिलता रहेगा, मतलब मिलता ही रहेगा, ऐसा कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा कोई टेन्योर नहीं है। बट उन्होंने ये बोला कि ये 100, अब जो आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया ना इसको भूल जाओ, ये वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इस पे बस आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा हमेशा, बस अब ये प्रिंसिपल अमाउंट भूल जाओ। तो ये इसके थ्रू जो उसने कैपिटल रेज किया ना, दिस इज कॉल्ड एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने बेसिक आपको बता दिया कि इस टाइप से जो पैसा रेज होता है दैट इज कॉल्ड एडिशनल टीयर 1, ठीक है। अब इसको जब मिला देते हो तो आ जाता है टीयर 1 कैपिटल, ठीक है। तो इट इज लार्जली कंपोज ऑफ डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, कॉमन स्टॉक्स, है ना, नॉन रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक्स, ये सारा इसमें होता है। इक्विटी प्लस एडिशनल टीयर 1 रहता है, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, मतलब टीयर 1 की टोटल कैपिटल में कॉमन इक्विटी रहता है और एडिशनल टीयर 1 कैपिटल रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल में बेसिकली आपके डेट और स्टॉक्स दोनों रहते हैं, ठीक है। जो रीवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं, है ना, वो सारे रहते हैं। मान लो गोल्ड पड़ा हुआ है, मान लो बैंक के पास, है ना, अब वो गोल्ड उन्होंने 10 साल पहले लिया था, अभी उसका जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है, तो वैल्यूएशन बढ़ गया ना इसका, तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, रीवैल्यूएटेड रिजर्व्स हैं, वो भी सब इसमें टीयर 2 कैपिटल में आते हैं। तो कुल मिला के आप ये समझो कि बैंक के पास कितना कैपिटल है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, कि बैंक के पास कितना कैपिटल है, इन शॉर्ट, क्योंकि इतना डीप में कोई पूछने नहीं वाला है, कितना कैपिटल है, और उसके नीचे आता है रिस्क वेट एसेट। अब कैपिटल तो हमने समझ लिया कि कैपिटल बैंक के पास कितना पैसा है कुल मिला के काम करने के लिए, दैट इज उसका कैपिटल, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है, लेट्स सी व्हाट इज रिस्क वेटेड एसेट। तो मान लो बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, ठीक है, इसने लोन दिए, इसका काम है लोन देना, तो ये लोन देगा। मान लो इसने विजय माल्या को लोन दिया, किंगफिशर एयरलाइन को इसने लोन दिया, ठीक है। एसबीआई, मान लो ये बैंक एसबीआई है, इसने किंगफिशर एयरलाइंस को लोन दिया 1000 करोड़ का, ठीक है, कितने का दिया, 1000 करोड़ का लोन दिया इसने। अब मेरे को ये बात बताओ कि क्या इसमें जीरो रिस्क है, रिस्क मतलब क्या ऐसा 100% है कि ये विजय माल्या इनको लोन वापस करेंगे। अब आप बोलोगे नहीं करेंगे, ऑब्वियसली विजय माल्या के ऊपर केस चल रहा है बाहर, है ना, वो वही तभी तो भाग गए वो बाहर, है ना, क्योंकि पैसा वापस नहीं कर पा रहे थे। तो मेरा पॉइंट ये बताने का कि यहाँ पे रिस्क है इसमें, ऐसा नहीं है कि बैंक ने 1000 करोड़ दिया तो 1000 करोड़ इनको वापस मिलेगा ही, ऐसा नहीं है, ठीक है, रिस्क है इसमें। अब वो कितना % रिस्क है, तो आप बोलोगे सर रिस्क है तो बैंक देता क्यों है, भाई बैंक नहीं देगा तो काम कैसे करेगा बैंक। अब 1000 करोड़ का अगर इसने लोन दिया है ना किंगफिशर एयरलाइन को, और मान लो इन्होंने बोला कि मेरे को 15% इंटरेस्ट रेट चाहिए, ठीक है, तो विजय माल्या जी जो हैं वो साल में इनको 15% इसका, दैट इज 150 करोड़ उनको इंटरेस्ट पेमेंट करते होंगे। तो ये 150 करोड़ तो बैंक का इनकम है ना भाई, बैंक काम कैसे करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी प्रॉफिट कैसे निकालेगा, यहीं से निकालेगा, तो देगा तो है ही वो, ठीक है। अब देगा तो है ही, तो बट इसमें कुछ तो रिस्क है, ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा का पूरा वापस आ जाता। अगर यही काम ये गवर्नमेंट को दे रहा होता, मान लो यही बैंक, मान लो एसबीआई मान लो 1000 करोड़ का अगर लोन, है ना, मोदी जी की गवर्नमेंट को दे रहा होता, तो इसमें रिस्क जीरो होता। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को आपने जो पैसा दिया वो तो आपके पास वापस आएगा ही, गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज टू पे यू,
तो इसमें रिस्क जीरो होता, बट सिंस उन्होंने किसी और को दिया, किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया या विजय माल्या को दिया या जो भी XYZ को दिया, इसमें कोई परसेंटेज ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है, मतलब रिस्क इस चीज़ का कि वो वापस नहीं भी आ सकता है ना। तभी तो बैंक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट आते हैं। एनपीए क्यों होता है? एनपीए इसीलिए होता है जब पैसा आपने जो लोन में दिया वो वापस नहीं आ रहा हो, तभी एनपीए होता है ना। अब वो कितना परसेंटेज रिस्क है, जैसे जब मान लो कि अब कहाँ गया ये बैंक था ना अपना, ये इसने विजय माल्या को दिया 1000 करोड़ का लोन, ठीक है, 1000 करोड़ का लोन दिया। अब इसमें मान लो 10% रिस्क था, जस्ट एन एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, 10% अगर रिस्क था इसमें, इस लोन को वापस आने, मतलब इस 10% का मतलब ये होता है कि 10% चांस ऐसा है कि ये आपको लोन नहीं मिलेगा, लोन वापस नहीं आएगा, ये 10% चांस है, दैट इज कॉल्ड रिस्क टू अ लोन, ठीक है। तो अगर मैंने 1000 करोड़ इनको दिया है तो 10% ऐसा चांस है कि ये मेरा जो लोन है वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो हम रिस्क वेटेड एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना हमने लोन दिया है, हमने इस केस में 1000 करोड़ का लोन दिया, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जो रिस्क परसेंटेज है, दैट इज 10%, ठीक है। तो करो कितना आया, 10% कितना आया, 100 करोड़ आ गया, ठीक है। तो इस लोन के अगेंस्ट, ये 1000 करोड़ का जो लोन है, इसके अगेंस्ट जो मेरा रिस्क वेटेड एसेट है दैट कम्स एज 100 करोड़, ठीक है। ऐसे ही हर लोन के लिए रिस्क वेटेड एसेट निकाला जाता है, फिर उन सबको सम कर दिया जाता है, सारे रिस्क वेटेड एसेट्स को सम कर दिया जाता है, और फिर जो आता है नेट में वो आ जाता है हमारा मेजर रिस्क वेटेड एसेट, जिसके थ्रू हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को निकालते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें पता रहता है कि भाई जो मेरा कैपिटल है, जो बैंक के पास कैपिटल है वो मेरे को पता चल गया है ना, मेरे को रिस्क वेटेड एसेट पता चल गया, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आ जाती है, ठीक है। तो लेट से मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो रिस्क वेटेड एसेट पिछले केस में 100 करोड़ आया था मेरा, ठीक है, और मान लो बैंक के पास 50 करोड़ का कैपिटल पड़ा है, ठीक है। तो इस केस में CRAR कितना हो जाएगा, आप निकालो, 50% हो जाएगा, है ना, 50% हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका, ठीक है, समझ में आ गया। अभी बासेल 3 के जो नॉर्म्स हैं उसके अंडर 10.5% जो है वो मैंडेटरी ये होना चाहिए, ये जो 50% आ रहा है वो 10.5% मैंडेटरी होना चाहिए, और बासेल 2 नॉर्म्स के अंडर ये था कितना, ये था 8%। RBI ने कितना रिकमेंड किया हुआ है, RBI ने मैंडेट किया हुआ है कि 9% आपको जो है वो CRAR रखना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए, ठीक है। अब UPSC क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, UPSC ऐसे आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेगा, UPSC आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हाई है तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत हाई है तो व्हाट डज दैट मीन, डज दैट मीन कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, और डज दैट मीन कि फाइनेंशियल हेल्थ खराब है। तो फिर आपको ये सारा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि अच्छा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का क्या मतलब होता है, कि जितना जो भी मैंने रिस्क वेटेड एसेट है ना, उसके लिए मैंने कितना कैपिटल साइड किया हुआ है ना, दैट इनटू 100 आता था, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हाई है मेरा, मान लो मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ज़्यादा कैपिटल है ना, मेरे पास ज़्यादा कैपिटल है इस रिस्क वेटेड एसेट्स के अगेंस्ट, मतलब जितना मैंने लोन दे रखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो आपने लोन दे रखा है, रिस्की एसेट्स जो हैं उसके लॉस को कवर करने के लिए आपके पास कितना कैपिटल है, ठीक है। तो जैसे कि पिछले केस में जो विजय माल्या का केस है उसमें हमने 1000 करोड़ का लोन दिया था, ठीक है। जब हमने 1000 करोड़ का लोन दिया तो हमने 100 करोड़ अपने साइड रख लिए, हमने ये बोला कि अब भाई अगर ये लॉस हुआ, अगर 1000 करोड़ मेरे पास नहीं आया तो मैं इस 100 करोड़ से लॉस को कंपेंसेट करूंगा, ठीक है। तो CRAR जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये लॉस को कवर करने के लिए होता है, ये बताता है कि कितने अच्छे से आप लॉस कवर कर सकते हो, आपके पास कितना कैपिटल है लॉस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये ऑटोमेटिकली मेरा हाई है, अगर ये CRAR मेरा हाई है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास इनफ कैपिटल है जिससे मैं लॉस को कवर कर सकता हूँ, और दैट मीन्स कि मेरा फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, मेरा फाइनेंशियल हेल्थ इज गुड। तो ये ध्यान रखना कि अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है हमारा दैट इज हाई, दैट मीन्स दैट कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ बैंक की दैट इज गुड, ठीक है। और अगर ये लो है, मैंडेटरी से लो है, तो इसका मतलब खराब है ऑब्वियसली, है ना। तो बैंक दैट हैज़ अ हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफर मतलब उसका अच्छा है ना। तो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आर क्रिटिकल इन ensuring दैट द बैंक्स हैव इनफ कुशन टू एब्जॉर्ब अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ लॉसेस, है ना, लॉस को एब्जॉर्ब कर पाए ताकि बैंक, सो दैट दे डोंट बिकम इंसॉल्वेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली डिपॉजिटर्स का जो फंड है उसको प्रोटेक्ट कर पाए, है ना। समझ में आ गया CRAR का कंसेप्ट।
आई गेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना, दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, बट ये आना चाहिए आपको CRAR। अब आगे बात करते हैं पेमेंट्स बैंक की, ठीक है। तो पेमेंट बैंक बेसिकली आपने देखा होगा ऐसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, है ना। तो ये क्या हैं, क्यों हैं भाई, बात करते हैं इसके बारे में। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सेबी जो है उन्होंने पेमेंट्स बैंक को इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की तरह एक्ट करने के लिए अलाउ कर दिया है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या कौन होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपने देखा होगा ना, मान लो किसी कंपनी को IPO लॉन्च करना है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू होता है वो, है ना। मतलब कि वो सारा कुछ बताते हैं कि भाई कैपिटल, अगर किसी कंपनी को कैपिटल रेज करना है तो वो कैसे रेज कर सकती है, गवर्नमेंट को अगर कैपिटल रेज करना है तो कैसे रेज कर सकती है, उनका जो पैसा है उसको मैनेज कैसे करना है ना, ये सब कौन बताने, ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बताते हैं। नाम में ही देखो ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं किसी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट के लिए, वो ये टाइप के बैंकर्स बताते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स दे रेज कैपिटल फॉर कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट और अदर एंटिटीज लाइक गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के बारे में बात होगी, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पेमेंट्स बैंक के बारे में। तो पेमेंट्स बैंक किस कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था अभी हमने पीछे पढ़ा, वो किसके थ्रू आया था? ऊषा थोराट, है ना। तो ये याद रखना, ऊषा थोराट, और दूसरा कौन सा है पेमेंट्स बैंक के लिए? नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। तो पेमेंट्स बैंक बेसिकली आपने पेटीएम तो सबने चलाया होगा, है ना यार, पेटीएम सबने चलाया होगा। तो पेटीएम का जो बैंक है उसमें आप 1 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही सारे पेमेंट्स बैंक के लिए आप किसी भी पेमेंट बैंक में 1 लाख का मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हो। ये लोग लोन प्रोवाइड नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। दे डोंट ऑफर अ क्रेडिट फैसिलिटी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये क्रेडिट नहीं देते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्रेडिट नहीं देते, बाकी सारी बैंकिंग सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। लोन आप मैक्सिमम जो अकाउंट में पैसा डाल सकते हो दैट इज अप टू 1 लाख। ये रेमिटेंसेज ऑफर करते हैं, मोबाइल पेमेंट्स आपको पता है, पेटीएम करो आता रहता है ना, तो मोबाइल पेमेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बाकी बैंकिंग सर्विसेज, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो फ़ोन पे के थ्रू भी, अगर आपको पता हो, है ना। तो आप सारे, अभी तो इंश्योरेंस भी आप ले सकते हो वहाँ से, है ना। तो ये सब भी चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हो, है ना। दे कैन इशू डेबिट कार्ड बट नो क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स क्यों नहीं इशू कर सकते? क्योंकि लोन नहीं देते, है ना। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट एक लोन होता है ना। तो ये लोन नहीं देते तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करते। और बट डेबिट कार्ड ये लोग इशू करते हैं क्योंकि डिपॉजिट अकाउंट है ना। डिपॉजिट अकाउंट में हमने 1 लाख रुपए रखा हुआ है तो हमको डेबिट कार्ड बेसिकली इशू करते हैं, है ना। दे आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट ऑल द डिपॉजिट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, है ना। तो इनके पास जितना भी डिपॉजिट आता है ये लोग सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में रखते हैं, है ना। कौन सेटअप कर सकता है एक पेमेंट बैंक? तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट, NBFC, है ना, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल टेलीफोन कंपनी, सुपरमार्केट चेन, कोऑपरेटिव एंड कंपनीज जो इंडियन रेजिडेंट कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके पास मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पेमेंट बैंक के लिए कितना है मिनिमम कैपिटल? 100 करोड़। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए हमने बात किया था कितना था? 200 करोड़ का, ठीक है। तो ये हो गया पेमेंट्स बैंक के बारे में बात। और लास्ट हम लोग अब आगे बढ़ के एजेंसी बैंक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली केरला का जो प्राइवेट लेंडर है साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, उसको RBI ने एजेंसी बैंक का दर्जा दिया है और बोला कि आप हमारे एजेंसी बैंक हो, ठीक है। तो एजेंसी बैंक्स कौन होते हैं? ये ऐसे बैंक होते हैं जो एजेंट होते हैं। एजेंसी का मतलब नाम से देखो, एजेंट कौन होता है ना। एजेंट कौन होता है? मतलब आपके बिहाफ पे कोई अगर आपका काम कर रहा हो तो ही इज़ योर एजेंट, है ना। मेरे बिहाफ पे अगर कोई मेरा काम कर रहा है तो ही इज़ माई एजेंट, है ना। तो ऐसे ही RBI, मतलब बैंक्स के बिहाफ पे RBI का काम अगर साउथ इंडियन बैंक करता है तो इट इज़ कॉल्ड एन एजेंसी बैंक। बैंक भी मतलब ऐसा ही होता है, अगर कोई ऐसा बैंक है जो किसी बैंक के बिहाफ पे काम कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एन एजेंसी बैंक। refers to a bank that is authorized to act on behalf of an individual or an entity, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एजेंसी बैंक। किसी के बिहाफ पे अगर आप कोई काम कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एजेंसी बैंक, ठीक है। दिस विल अलाउ साउथ इंडियन बैंक टू अंडरटेक, इससे होगा क्या? एजेंसी बैंक उसको इम्पैनल करने से होगा क्या? ये जनरल बैंकिंग बिजनेस जो है गवर्नमेंट्स का वो कर सकता है ना। इट कैन अंडरटेक जनरल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द RBI। तो जो काम RBI सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कर रहा है वो अब साउथ इंडियन बैंक कर लेगा, क्योंकि ये RBI का एजेंट बन गया है ना, मतलब एजेंसी बैंक बन गया। तो साउथ इंडियन बैंक इज नाउ ऑथराइज टू अंडरटेक ट्रांजेक्शंस, है ना, रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेस सच एज रिजर्व रिसीप्ट्स, पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, वर्क रिलेटेड टू स्मॉल सेविंग स्कीम्स, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी थ्रू फिजिकल मोड और ई मोड, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन, और कोई भी ऐसा काम जो RBI करता है ना, जो भी काम RBI करता है ना, अब वो जो है वो साउथ इंडियन बैंक भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी एजेंसी बन गया है। तो RBI जो भी फंक्शंस साउथ इंडियन बैंक को बोलेगा कि भाई आप एज अ एजेंट हमारे ये काम कर सकते हो, वो
जो है साउथ इंडियन बैंक कर सकता है। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब अपना हम क्विज करते हैं अगेन, +2 -0.66, लेट्स सी किसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आज टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन आया था, है ना। द गति शक्ति स्कीम इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर से। देखो ये ना थोड़े कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है। लॉजिस्टिक्स, क्योंकि आपको लगेगा गति या लॉजिस्टिक्स कुछ होगा, है ना। गति एक एक्चुअली लॉजिस्टिक कंपनी भी है ना, तो आपको लगेगा लॉजिस्टिक्स है इसका आंसर। या फिर शक्ति आ गया तो एम्पावरिंग वुमेन। ये मैंने ज़बरदस्ती ऐसे ही ऑप्शन डाले हुए हैं इसमें ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो, है ना, क्योंकि यूपीएससी भी आपको एकदम प्लेट पे रख के आंसर नहीं देगा, है ना। इसी टाइप से आपको कंफ्यूज करेगा ताकि आप गलती करो, बट हमको तो इसी की प्रैक्टिस करनी है कि हमको गलती नहीं करनी है ना। तो इट इज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। दूसरा क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नियो बैंक्स। तो व्हाट आर नियो बैंक्स? नए बैंक्स जो हमने पढ़े थे। नियो बैंक्स आर डिफाइंड अंडर आरबीआई रूल्स एज फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैविंग ओनली डिजिटल प्रेजेंस एंड नो फिजिकल ब्रांचेस। ठीक है, अच्छा। तो देखो बाकी सब तो सही है, बट हमने ये देखा था कि नियो बैंक्स जो हैं वो कहीं डिफाइंड नहीं है ना। दे आर नॉट डिफाइंड अंडर आरबीआई रूल्स। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि दे आर नॉट डिफाइंड अंडर आरबीआई रूल्स। बाकी सब सही है कि फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्रेजेंस है, फिजिकल ब्रांचेस नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है, बट दे आर नॉट डिफाइंड अंडर आरबीआई रूल्स, सो दिस इज रॉन्ग। दूसरा क्या है? दे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज सच एज सेविंग्स अकाउंट, इंस्टेंट लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स। तो दिस इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एसएफबी जो हमने इतना सारा डिटेल में डिस्कस किया उसके बारे में क्वेश्चन है, तो लेट्स सी। पहला क्या बोल रहा है? दे वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर अनसर्व्ड पॉपुलेशन। सही है ना, नॉर्मल जनरलाइज स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जनरलाइज स्टेटमेंट जनरली सही होती है, तो पहला सही हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? दूसरा है रेजिडेंट इंडियन लोकल एरिया बैंक, NBFCs, माइक्रो फाइनेंस with 10 years of experience in banking finance having a minimum capital of 100 crores are eligible for opening small finance banks। ठीक है, ये बताओ मेरे को सही है कि नहीं? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि पेमेंट्स बैंक के लिए हमने देखा था कि 100 करोड़ का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इट इज़ 200 करोड़, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए मिनिमम कैपिटल आपके पास 200 करोड़ का होना चाहिए। तो 2 इज़ रॉन्ग, तो 2 रॉन्ग हो गया, तो ए गया, डी गया। नाउ वी हैव बी एंड सी, है ना। अब बी एंड सी में 3 और 4 तो सही है ना। तो 1 हमको देखना है और 1 तो सही है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। बट स्टिल सिंस वी आर प्रैक्टिसिंग वील ऑल्सो रीड अदर 2 ऑप्शंस एज वेल। RBI has mandated small finance bank to provide 75% of its adjusted net bank credit to priority sector lending। ये भी हमें देखा था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% है। चौथा क्या है? उषा थोराट कमेटी रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट। तो ये भी सही है, उषा थोराट ने किया था, है ना। तो सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये तो बहुत अच्छे से समझाया है, ये होना चाहिए क्वेश्चन। पहला क्या है? Under the Basel III norms, RBI has set a compliance of 10.5% capital adequacy ratio for scheduled commercial banks। सही है कि गलत है? गलत है। बासल 3 नॉर्म्स के अंदर है 10.5%, बट आरबीआई ने नहीं रिकमेंड किया ये। आरबीआई ने कंप्लाइंस नहीं सेट किया। आरबीआई ने कितने का कंप्लाइंस सेट किया है? 9% का, है ना। देखो इसी टाइप के ही स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करेंगे वहाँ पे, समझ रहे हो। इसी टाइप के कंफ्यूज करेंगे और इसी टाइप से ही सिलेक्शन होता है या रुक जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना हर एक ऑप्शन को। तो पहला इज रॉन्ग, पहला अगर रॉन्ग हो गया तो ये गया, ये गया। अब बचा है सी और डी। सी और डी में हमको पता चल गया कि 3 तो सही है, तो 3 नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 पढ़ेंगे। व्हाट इज 2? अ हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मीन्स दैट बैंक इज इन पुअर फाइनेंशियल हेल्थ। बताओ पुअर होगा कि सही अच्छा होगा? तो ऐसे ऐसे ऑप्शन में लिख लिया करो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या था? क्या था? कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100, ये था ना, ये था। अब कितना, मतलब लॉस को कवर करने के लिए कितना कैपिटल है? अगर ये रेशियो ज़्यादा है, अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो क्या होगा कि मेरे पास ज़्यादा कैपिटल है अपने लॉस को कवर करने के लिए, तो ये अच्छी बात हुई ना, दिस इज़ गुड। तो फाइनेंशियल हेल्थ मेरी क्या हो जाएगी? फाइनेंशियल हेल्थ मेरी अच्छी हो जाएगी, राइट। फाइनेंशियल हेल्थ मेरी अच्छी हो जाएगी, है ना। और ऐसे ही तो इसका, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, एक मिनट जैसे मिनट, इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि इट इज़ इन पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, तो पुअर तो नहीं है, क्या है? ये अच्छा है ना।
तो सेकंड इज रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी। ठीक है, समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेमेंट्स बैंक। तो पहला क्या है? दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स अप टू ₹1,00,000, ऑफर रेमिटेंस सर्विसेज, मोबाइल पेमेंट्स, ट्रांसफर्स एंड परचेसेस, क्रेडिट फैसिलिटीज एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज। क्या ये सही है? मैंने क्या बोला? अच्छे से पढ़ना। अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या है, क्रेडिट फैसिलिटीज़। हमने क्या बात किया था कि पेमेंट्स बैंक जो है वो क्रेडिट नहीं देते भाई। अच्छे से छुपा दिया है यहाँ पे ना ये कि भाई बंदा जल्दी जल्दी में पढ़े और गलत करते हैं ना। तो क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर नहीं करते हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा गलत। ऑप्शन 1 जैसे ही गलत हुआ आपका आंसर आ गया तुरंत बी। ठीक है, बट देखो ये ऑप्शन ऐसा है कि आप गलती करने के लायबल हो जाओगे। मतलब आप पढ़ोगे नहीं, आपको पहला क्या होता है ना, यूपीएससी पेपर में क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं। जल्दी में रहते हैं तो हम शुरुआत में पढ़ेंगे बस जो मेन चीज़ होगी ना कि ऐसे डिमांड डिपॉजिट हाँ 1,00,000 तक करता है, रेमिटेंस सर्विस ऑफर करता है, मोबाइल पेमेंट करता है, ट्रांसफर करता है, जल्दी जल्दी अदर बैंकिंग सर्विसेज, हाँ सही है। बीच में छुपा था क्रेडिट फैसिलिटी, पता ही नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि बीच में छुपा हुआ था, हमने अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। पहला इज रॉन्ग, दूसरा बाकी दूसरा और तीसरा तो सही है। नचिकेत मोर कमेटी ने किया था, और 100 करोड़ का मिनिमम कैपिटल चाहिए। कौन कर सकता है? रेजिडेंट इंडियन, एनबीएफसीज, पीपीआई, वॉलेट्स, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ है ना, क्योंकि क्वेश्चंस टफ हम डिस्कस करते हैं और टफ डिस्कस करने का मकसद ही यही है कि भाई आप जो है बेसिकली यूपीएससी के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आपको टफ ना लगे। यूपीएससी के पेपर में आपको ऐसे लगे अरे ये तो ऐसे तो किए हुए हैं क्वेश्चंस, है ना। तो यही मकसद है इन सारे क्वेश्चंस का, और टाइम लगता है बनाने में, है ना। सो प्लीज़ उसको रिलीजियसली करा करिए, और जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी आप ये क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि जब आप डिस्कस करते हो ना तो आपको खुद भी बहुत ज़्यादा उससे गेन होता है ना। आप दूसरों को चैलेंज कर सकते हो कि भाई आप क्या है ये क्वेश्चन करके दिखाओ, है ना, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, और सही करके दिखाओ तो माने कि भाई तुम्हारी प्रिपरेशन सही चल रही है ना। तो गाइस थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। And for more such courses, you can log on to www.dalimanway.com, and you can also leave us a review like other students do. And please explore our YouTube, where we have a lot of videos where you can study and share things. So thank you so much. अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए bye bye. Work hard, study hard, and take care. Bye bye.